बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने जो डिस्कस किया था वो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस थे, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट है या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट, तो इस केस में हमारे पास एलजीब्रा फैक्टराइजेशन या किसी भी तरह की मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल होगी। और अगर हम गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उन मैट्रिसेस को जो कि पॉजिटिव डेफिनेट है या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, तो हमारे पास जो रो ऑपरेशंस होंगे उनमें रो इंटरचेंज रिक्वायर्ड नहीं होगा, कोई भी पिवट एलिमेंट उस केस में ज़ीरो नहीं होगा। और फर्दर ये भी हमने देखा था कि ऐसे मैट्रिसेस का जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। और उसके बाद फिर हमने तीन तरह के मजीद मेथड्स देखे थे, क्राउड फैक्टराइजेशन, डूलिटल्स मेथड और चॉलेस्की मेथड। आई होप कि वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। बहरहाल उसमें से कुछ जो मैंने असाइनमेंट आपको सेंड किए हैं उनमें भी उस तरह के जो मेथड्स हैं वो गिवन है, मतलब वो आपको वहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल काइंड का मैट्रिक्स होता है जिसे हम बैंड मैट्रिक्स कहते हैं। बैंड मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको कहते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्राई, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? तो जी सर आ रही है। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ट्राई डायगोनल कहने की वजह ये होती है कि इसमें तीन डायगोनल होते हैं। एक देखिए जिसमें ये लाइन है 2 वाली, दिस इज द मेन डायगोनल, और एक डायगोनल ऊपर होगा, इसको हम कहते हैं अपर डायगोनल, और ये हमारे पास लोअर डायगोनल आ गया। तो चूंकि इस मैट्रिक्स के अंदर तीन डायगोनल्स हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल सिस्टम। और यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो जाए, अभी तो इसका ऑर्डर 4x4 है, अगर इसका ऑर्डर 5x5 हो या 6x6 हो, किसी भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हमारे पास हो, तो उस केस में भी हम कहेंगे कि उसके तीन डायगोनल्स ही होंगे, तो तीन डायगोनल वाले को ही हम ट्राई डायगोनल कहेंगे और उसी का नाम हम बैंड मैट्रिक्स रखते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर हम क्राउड से, चोलेस्की से या डूलिटल से, इन तीनों में से किसी से भी सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ रिलैक्सेशन होती है। वो रिलैक्सेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल इसमें एक चोलेस्की में और क्राउड और डूलिटल्स में एक चीज़ डिफरेंट है कि चोलेस्की मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिसेस पे अप्लाई होगा। ये शायद लास्ट टाइम डिस्कस हुआ हो या ना हुआ। चोलेस्की जो मेथड है is only applicable to symmetric matrices। तो ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चोलेस्की अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसमें क्राउड भी अप्लाई कर सकते हैं और डूलिटल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपकी बुक में एग्जाम्पल 5 की हुई है, लेकिन ये एग्जाम्पल वहाँ पे क्राउड से की हुई है। यहाँ पे हम इसको ट्राई कर लेते हैं चोलेस्की से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ax इक्वल टू b की फॉर्म में लिखते हैं, 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2
x1 x2 x3 x4 1 0 0 1। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो ए है इसको हमने चोलिस्की मेथड में ये होता है कि हम इसको एल इंटू एल ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर एल यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे तो वो हमारे पास होना चाहिए, लोअर ट्रायंगुलर की बात करें यहाँ पे 1 1 किसी में भी हम नहीं डाल, जो लोअर होता है उसका अपर पार्ट 0 होता है। सो L1 1 L2 1 L3 1 L4 1। ठीक है, ये मैं भी जनरली लिख रहा हूँ जैसे हम पहले लिखते हैं 0 0 0 L2 2 L3 2 L4 2 0 and 0 L3 3 L4 3 0 L4 4। अच्छा, अब इसमें जो इसका ट्रांसपोज वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज तो L2 L3 2 L4 0 0 L3 3 L4 3 0 0 0 and L4 4। अच्छा, अब हमारे पास आसानी इसमें क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो आसानी हमारे पास ये है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें 3 जीरोस इसमें ऊपर है और 3 जीरोस नीचे हैं। अगर ये होता 3x3 मैट्रिक्स का तो कितने ऊपर जीरोस होते हैं और कितने जीरो नीचे होते हैं, कोई बताएगा मुझे? सर 1 1 ऊपर होता और 1 नीचे होता एग्जैक्टली। और अगर 5x5 का होता तो 5x5 में कितने होते? ऑलमोस्ट सर 6 3 ऊपर 6 3 होते हैं। नीचे। 6 ऊपर होते हैं, 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। 4x4 में 3 ऊपर हैं और 3 इसमें नीचे हैं। ठीक है, तो अब जहां जहां ये जीरोस लगे हुए हैं, अगर आप इसी तरह एज इट इज जिस तरह ये हमने लिख दी है इस तरह सॉल्व करो, तब भी हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं L31 L41 और L42 ये वैल्यूज डेफिनेटली हमारे पास जीरो आएंगी आफ्टर द कंप्यूटेशन। ये एक्सपेरिमेंट से ये चीज हम देख चुके हैं। अगर अदरवाइज अगर आपको इसमें है तो आप एक दफा इसको इसी तरह से सॉल्व करके देखें, यू विल सी ये 3 वैल्यूज आपके जीरो आ रही हैं एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कि यहाँ पे भी 3 ऊपर जीरो थे और 3 नीचे जीरो थे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें ट्राइडेगनल सिस्टम गिवन होता है तो हम लोअर में भी और अपर में भी इन 3 प्लेसेस पे खुद जीरो पुट कर देते हैं और इसकी वजह से हमारी कंप्यूटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। अब ये चाहे क्राउड है, चाहे डूलिटल्स मेथड है और चाहे ये चोलिस्की है, इन किसी भी तरह का होगा, जब भी ट्राइडेगनल सिस्टम आएगा उसमें आपने उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से करना है। अगर 3x3 का है तो 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे आएगा। अब ऊपर वाले तो जीरो एज इट इज रहने हैं क्योंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ऊपर तो जीरो सारे आ रहे हैं और अपर में बिलो आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ा है। ये इस जीरो को भी जीरो किया है, इस जीरो को भी जीरो किया है, इसको भी किया है और इस जीरो को भी किया है, इसको भी किया, इसको भी किया। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? यहाँ पे कोई यहाँ तक कोई इश्यू है, कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये चीज दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। नो सर क्लियर है। जी बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास अगर ट्राइडेगनल सिस्टम है या बैंड मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास ट्राइडेगनल्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स जीरो होते हैं।
तो ट्राई डायगोनल के अलावा बाकी सब जो जीरोस हैं तो हमने इसके लोअर में भी वो जीरोस करने हैं पुट और अपर में भी करने हैं। अब अगर लोअर में देखें तो ये मेन डायगोनल है, अपर डायगोनल इसका ऑलरेडी 0 है और लोअर डायगोनल L21 L32 L43 है। तो हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी ट्राई डायगोनल के अलावा सब जीरो करने होंगे और इसके ट्रांसपोज यानी अपर ट्रायंगुलर में भी ट्राई डायगोनल के अलावा बाकी सब जीरो करने होंगे। तो आप ये याद रखने के दोनों में करते तो फिर भी जब वैल्यूज पुट करेंगे तब जीरो हो ही जाएंगे खुद। ये बेटा आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना फिर सारी की सारी वैल्यूज, उस कैलकुलेशन में आपका टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। अगर आपको मतलब नहीं है तो आप उस तरह भी कर लोगे, आंसर दोनों में करेक्ट आएगा, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है इसलिए आपको इसको सेपरेटली हम बता रहे हैं। ठीक है सर। सर क्राउड और डूलिटल में भी यही होगा कि हाँ जीरो हो जी जाएंगी? जी उसमें भी यही होगा। ट्राइडेंगल लोअर में भी ट्राइडेंगल बनाना है, समझ लें कि लोअर को भी ट्राइडेंगल बनाना है और अपर को भी ट्राइडेंगल बनाना है, यानी बाकी सब जीरो कर देने ट्राइडेंगल्स के अलावा। ठीक है, अच्छा चलें अब ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2 -1 0 0 -1 2 हो जाएगा, है ना? -1 2 सिमेट्रिक चल रहा है ना? अच्छा अब हम यहाँ पे ये हमारे पास u की इक्वल है, तो l और u को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा L11 का स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो L11 L21 प्लस कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो गया, फोर्थ से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ गया। इसी तरह L सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया L21 और L11। अच्छा यहाँ पे देख लें, ये रीजन यही है कि देखिए ये वाला और ये वाला एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, इसलिए इसका जो मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होगा तो L11 L21 का आंसर जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होगा, L21 L11 के लिए कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट होगा, और इससे जो हमारे पास L21 की वैल्यू है दोनों में डिफरेंट आ रही होगी, तो वो फैक्टराइजेशन फिर सही नहीं रहेगी। तो चलिए की मेथड में आपने ये याद रखना है, ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक होना चाहिए। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर। सेकेंड रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा L22 L32 और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। थर्ड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, थर्ड रो को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास थर्ड रो को सेकंड से किया तो पहला तो एलिमेंट 0 हो गया, दूसरा रह गया जी L32 और L22, तो यूल सी कि ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं। आगे थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर। थर्ड को फोर्थ से मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, ये आ जाएगा L33 और L43। अच्छा आखिरी जो हमारे पास रह गई ये रो, लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, लास्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया ये भी 0 आएगा, लास्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा L43 और L33, ये और ये दोनों बराबर आ गए। देखिए अब लास्ट को रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे L43 का स्क्वायर प्लस L44 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमने इसको कंपेयर करना है, L11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, so that implies L11 is equal to plus minus √2, लेकिन जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को यहाँ पे इग्नोर कर देना। इसी तरह अब इन दोनों में से किसी एक को फाइंड करेंगे तो समझे दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो L11 L21 इज इक्वल टू, इसका कंपेयर करें -1 की इक्वल है, तो
L21 इज इक्वल टू -1/√2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। L21 का स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ गया, प्लस L22 का स्क्वायर ये तो हमने फाइंड करना है, and this is equal to 2. So that implies L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1/2 इसके बराबर होगा 3/2 3/2 के बराबर होगा, and that implies L22 is equal to √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हमारे पास नेगेटिव भी आता है इसमें। तो ये L21 की वैल्यू भी हमारे पास आई हुई है और L11 की वैल्यू भी हमारे पास आई हुई है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह आप लोग 5 मिनट्स लें और ये बाकी सारी वैल्यूज भी कैलकुलेट करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सर मेरी वैल्यू तो चेंज आ रही है, लेकिन इन्होंने जो बताया उनकी 1/√2 आ रही है। आपकी क्या आ रही है वैल्यू? आपकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। सर मेरी वैल्यू आ रही है √5/2। अच्छा, अगर √5/2 हम रखें यहाँ पे, √5/2, तो ये वाला हमारा चेंज होगा फिर, है ना? या पेपरों में भी आप लोग ऐसी छोटी छोटी गलती कर लेते हो और फिर बैठे रहते होगे। तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 5/4, और अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 5/4 हो गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8/4 विच इज इक्वल टू, हाँ जी, √5/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप दोबारा कर लें। बाकी जिन्होंने हैंड रेज किए थे, मुझे नहीं लग रहा कि इन लोगों ने किया हुआ था, खुद से किया हुआ होगा। तो √5/2 इज द करेक्ट। सर मेरा भी √5/2 ही आंसर है सर। आप बता रहे हो ना, अब तो सर पहले चिड़िया बताया चुग गई खेत। पहले तो मुझे एक आवाज एक ही की आई है, जिनके सुन के मैंने लिखा है, मैं तो इतनी देर से पूछता रहा हूँ। आपकी आवाज अब आ रही है बड़े जोर और शोर के साथ। अच्छा, ठीक है बेटा, इस तरह वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब हमारे पास सारी वैल्यू सही हो गई है, तो अब इसके बाद क्या काम करना होगा आपने, ये मैं आप होमवर्क समझ लें आप इसको। Ax इक्वल टू बी इसको इस तरह लिखना है, L इंटू एल प्लस वाई, और एल वाई इक्वल, सबसे पहले वाई की वैल्यू फाइंड करें और उसमें लो लेकर चलें, और फिर इसको y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। ये आंसर आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, और फिर आपने इसको 3 तरीकों से करना है। इसी को डूलिटल से भी करना है, इसी को क्राउड से करना है, और इसी को ये चोलिस्की वाला भी आपने ये कंप्लीट करना है। और इन तीनों से मैट्रिसेस डिफरेंट आएंगे, जो फैक्टराइजेशन वाले मैट्रिसेस हैं वो तीनों से डिफरेंट आएंगे, लोअर और अपर, लेकिन आपका आंसर इन द एंड वो एक ही आना चाहिए। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे पेपर में भी ठीक हो जाएगा, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे मिस्टेक करने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है जहाँ पे विदाउट डूइंग प्रैक्टिस आप मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, चलें, अब इसी को हम लेके चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक जो थे ये वो मेथड्स थे जो कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते थे, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस जो हमें दिया करते थे। ठीक है सर, ये जो आपने सर इनको ये वैलिडेशन डायरेक्ट, क्राइटेरिया,
जी जी, वैलिडेशन क्या पूछा? आपने जो ये वैलिडेशन क्राइटेरिया बताया सर, इसमें जो लास्ट रो लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा अगर कोई भी मैट्रिक्स हो? नहीं नहीं, देखो जब लास्ट रो और लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो कहाँ लिखते हैं हम? अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, और हमने लास्ट रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो वो आंसर कहाँ पे जाएगा? ए 4 की जगह पे जाएगा ना? यस सर। हाँ जी। तो अब ये देखो ना कि असल में तो ये चीज़ है, जब हमने इसके लास्ट रो को एल की लास्ट रो को एल ट्रांसपोज के लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर जो है वो A44 का आखिरी एलिमेंट बनेगा। तो A44 का आखिरी एलिमेंट 2 है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए। तो हमने कंपेयर किया ना, आई बात समझ अब? ओके सर। सर यानी आगे। ये, हाँ जी हाँ, ये वाली जो वैल्यू थी इट शुड बी इक्वल टू 2, तो इस वजह से वो हमारी इक्वल नहीं आ रही थी, तो हमने कहा कि ये मसला यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ हुआ है। चलिए जी, मैं आपको बता रहा था एग्जैक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड्स हमने स्टार्ट में पढ़े थे, जिसमें गॉस एलिमिनेशन है, एलयू फैक्टराइजेशन, ये दो अभी हमने पढ़े। इसके अलावा क्रैमर्स रूल आपने पहले पढ़ा होगा, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ा होगा। ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। फिर हम चलते हैं आगे, जो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देते हैं, अब हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कह लें या इनको आइटरेटिव मेथड्स कह लें या इनको नॉन डायरेक्ट मेथड्स कह लें। ठीक है, इसमें से जो सबसे पहला मेथड है उसको हम कहते हैं जैकोबी मेथड। यहाँ पे हमें एक लीनियर सिस्टम गिवन है x इक्वल टू बी की फॉर्म में। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम एक लीनियर सिस्टम निकाल सकते हैं x इक्वल टू बी, और वो बता रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये है 1 2 -1 एंड 1 विद अ ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, बेसिकली कॉलम वेक्टर है। So use Jacobi's iterative technique to find approximation xk। अब ये देखेंगे कि x क्या चीज होती है। xk to x starting with x नॉट। तो ये उसने हमें इनिशियल गैस दे दी है, जैसे न्यूमेरिकल मेथड में, सॉरी न्यूटन्स मेथड में हमारे पास इनिशियल गैस होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक हमें इनिशियल गैस दे दिया गया 0 0 0 0। तो लेट्स से इसी एग्जांपल से हम देखते हैं कि ये मेथड कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, हम मैनुअल मेथड देखते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसका एल्गोरिथम कैसे बनता है। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x1 की वैल्यू निकालनी, बाकी सब हम राइट साइड पे ले जाएंगे। 6 प्लस x2 माइनस 2x3 ओवर 10, ऐसे ही होगा ये अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं। यस सर, ऐसे ही होगा। अच्छा, x दूसरे में से x2 की निकालनी है, तीसरे में से x3 की निकालनी है, और चौथे में से x4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी से ये वैल्यूज निकाल के लिखें और मुझे बताएं क्या आ रहा है आंसर। चलें जी, ये वैल्यूज आप लोग, मैं लिख भी रहा हूँ, आप लोग कंपेयर फाइंड की है। और इसी तरह x4 की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास आएगी 50 माइनस 3x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 8। ये आ रही है आप लोगों की वैल्यूज की। यस सर, यही आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसका बनाना टेबल। टेबल में जो जैसे टू पावर 0 लिखा है, इसका मतलब
है कि ये फर्स्ट सारी वैल्यू 0 है। x1 जो है ये हमने फाइंड करना होगा। तो इन जनरल जब हम कहते हैं तो बेसिकली ये जो पहली वैल्यू होती है ये होती है x1। x1 की वैल्यू अगर ये 0 स्टेप पे है तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर ये 1 स्टेप पे है तो यहाँ 1 आएगा, अगर ये k स्टेप पे है तो यहाँ पे k आ रहा होगा। k हम जनरल के लिए लिखते हैं। x2 एट kth स्टेप, x3 एट kth स्टेप और x4 एट kth स्टेप। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होंगी ये kth स्टेप की होंगी और जब इनका आंसर आया करेगा तो वो k+1 स्टेप का होगा। ये राइट साइड वाली सारी kth स्टेप है। ठीक है, अब जब हम k की वैल्यू 0 रखते हैं तो k की वैल्यू 0 का मतलब यह है कि x 0 स्टेप। जब 0 स्टेप की बात करेंगे इसका मतलब है x1 भी ये 0 स्टेप का लेना है, x2 भी 0 का लेना है, x3 भी 0 स्टेप का लेना है और x4 भी 0 स्टेप का लेना है। और ये हमें गिवन है कि ये सब के सब जो है हमारे पास ये 0 है एज अ इनिशियल गैस। क्लियर है यहाँ तक बात बेटा? सर नहीं समझ आई। अच्छा, अभी ऐसा ऐसा समझ आएगी। अब ये जो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल x2 एट 0 स्टेप, इसकी x3 एट 0, इन दोनों पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6/10 और 6/10 इज इक्वल टू 0.6। अगर मैं इसको 4 डिजिट तक लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। अब ये जो 0.6 मेरे पास आंसर आया है ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप पे आ रहा है। x1 एट फर्स्ट स्टेप, x2 एट फर्स्ट स्टेप, x3 एट फर्स्ट स्टेप, x4 एट फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और मुझे मेरे पास चूंकि सिर्फ x1 का आंसर आया तो वो मैंने इसके सामने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं अलग से आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इंडेक्सेस कैसे वर्कआउट करें। इसी तरह जब मैं सेकंड इक्वेशन में जाता हूँ यहाँ पे x1 एट 0 स्टेप पे, क्योंकि अभी हमने k की वैल्यू 0 ली हुई है और हम k की वैल्यू 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो x1 भी 0, x3 भी 0, x4 भी 0, ये सब 0 हो गए। हमारे पास आ गया 25/11। तो 25/11 किसके इक्वल होगा? तो 25/11 किसके इक्वल है बताएं भाई? टू 2.27 सर। 27 2.27 27 और 27 आगे भी आया होगा। यस सर। हाँ जी, चलें, ये हमारे पास आ गया जी। अब x2 एट स्टेप 1 आ गया। ठीक है, ये लिखना आपने एक ही दफा होगा। इसी जो नीचे हम मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में मैं आपको सिर्फ इंडेक्सेस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसलिए थर्ड स्टेप पे जब हम आते हैं यहाँ पे x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x4 भी 0 है, तो हमारे पास आंसर आ गया -11/10 विच इज इक्वल टू -1.1000। 4 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेके चल रहे हैं। इसी तरह x2 और x3 0 हो गए तो हमारे पास आंसर आ गया 15/8। 15/8 किसके इक्वल है? 1.875। 1.875 आगे 0 आ जाए। 1.875 ही है बस। तो x
एट सेकंड स्टेप, यानी सेकंड इटरेशन, जीरो तो इटरेशन गिवन थी, इनिशियल गैस था, हमने फर्स्ट इटरेशन फाइंड की, अब सेकंड आप जाके तो अब बाकी सब कुछ चला लो। अब सेकंड में आपने देखना है कि यहाँ पे अब देखो k की वैल्यू अब यहाँ पे 1 लेनी है, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 के लिए हमने फाइंड कर लिया। अब k की वैल्यू जब 1 ली तो x2 एट स्टेप 1, ये क्या होगा, x स्टेप 1 कह रहे हैं हम, x2 एट स्टेप 1 इट इज इक्वल टू 2.2727। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 6 प्लस 2.2727 माइनस 2 इंटू x3 क्या है एट स्टेप 1, इट इज इक्वल टू -1.1 और डिवाइड किससे करना है, 10 से। बताएं जी क्या आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। वन 1.414 क्या आएगा बताएं। वन पॉइंट 047 1.047 कह रहे हैं जी, कोई और वेरीफाई करेगा इसको। सर 1.04727। ये 3 हो जाएगा फिर आखिर में, है ना, राउंड अप करेंगे और 4 डिजिट ले रहे हैं ना पॉइंट के बाद, तो 1.0473 हो गया। अब इसी तरह अगला स्टेप आप लोग कर लें फाइंड। अच्छा नेक्स्ट, अब आप लोग करेंगे, क्या आएगा हमारे पास आंसर, 25 प्लस x1 एट स्टेप 1, x1 स्टेप 1 इज 0.6 और प्लस x3 इज -1.1 -3x4, 3 को 1.87 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 1.875 और ये सब कुछ करने के बाद इसको डिवाइड किससे करना है, 11 से। हाँ जी बताएं जी क्या आएगा आंसर। वन पॉइंट सेवन वन फाइव 1.716 हो जाएगा सर। 1.59 1.716 5 के बाद 9 आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। जी जी ये सर 9 नहीं आता है। ठीक है, इसी तरह आप x3 फाइंड करें, x4 फाइंड करें। मैं इसका आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर हम ये इक्वेशन कैलकुलेटर में लिखना चाहें लिख सकते हैं, कि कैसे लिखेंगे भला हम,
इकट्ठा लिख सकते हैं। प्लस इंटीग्रल वाला साइन जहाँ पे लगा हुआ है, इसको अल्फा के साथ प्रेस करोगे आप, तो आपके पास कॉलन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कॉलन आप प्रेस करोगे, इसके बाद अगली इक्वेशन लिख दोगे, तो 25 प्लस ए प्लस सी, 25 प्लस ए प्लस सी माइनस 3d, ठीक है, ओवर 11। और दोबारा आप कॉलन लिखोगे, उसके बाद थर्ड इक्वेशन लिख दोगे, फिर कॉलन डालोगे, फिर फोर्थ इक्वेशन लिख दोगे। अब जब आप इसके बाद कैल्क का बटन प्रेस करोगे, CALC कैल्क का बटन ये प्रेस करोगे, तो आपसे वो पूछेगा कि B की वैल्यू क्या है, फिर C की वैल्यू पूछेगा, फिर A की वैल्यू पूछेगा, फिर D की वैल्यू पूछेगा। ये चारों वैल्यूज लेने के बाद आप इक्वल प्रेस करोगे, तो आपके पास A का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा है वो आएगा आपके पास ये वाला, फिर सेकंड इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, फिर थर्ड का आ जाएगा, फिर फोर्थ का आ जाएगा। इसी तरह आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आपके पास सारे के सारे आंसर्स आते जाएंगे। अदरवाइज इसका एक और आसान मेथड ये है कि अगर आप कॉलन यूज नहीं करना चाहते तो इन चारों इक्वेशंस को अलग अलग लिख लो, और जो यहाँ पे अगर एरोज हैं, अपर एरो और लोअर एरो से आप यूज करोगे, तो आप ऊपर नीचे जाके उन इक्वेशंस को सिलेक्ट करो, हर एक को अलग कैलकुलेट का बटन प्रेस करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और उनके जो आंसर है वो यहाँ पे लिखते जाओ। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एक दफ़ा समझ लो, समझने के बाद फिर आप इसको कैलकुलेटर से करो, ताकि आप टाइम भी अपना सेव कर सको। तो मैंने ये 1 या 2 आइट्रेशन आपको करके दिखाई हैं, आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है अब। ठीक है, ओके सर। ये आप बुक में देखेंगे, इसके बाकी आपके पास गिवन होंगे, वैल्यूज भी गिवन होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी वैल्यू में कोई मिस्टेक आ गई है तो आप उस स्टेप को भी दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने एक तो बैंड मैट्रिक्स पढ़ा है। बैंड मैट्रिक्स में हमने देखा कि ट्राइडेंगल सिस्टम भी कहते हैं इसको, ट्राइडेंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको अगर हम इनको जीरोस नहीं करेंगे तो हमें ये इक्वेशंस फाइंड करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करते हुए, और हमारी टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। तो जब भी इस तरह का मैट्रिक्स आता है तो आपने उनमें ऑलरेडी उनको ज़ीरो कर देना है, यानी उनका लोअर और अपर दोनों मैट्रिसेस को भी ट्राइडेंगल्स में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद वो जो यूजुअल मेथड है हम उसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने ये जैकोबी मेथड देखा, और जैकोबी मेथड में हमने आइट्रेशंस के जरिए सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप देखोगे आपने ना जो इसका होमवर्क है, इसको आपने 10 आइट्रेशन तक जाना है। 10 आइट्रेशन तक जाओगे तो फिर आपका ये वाला लेवल अचीव होगा। नेक्स्ट क्लास में मैंने ये आपसे डिस्कस करना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसको कहते हैं इन्फिनिट नॉर्म। इन्फिनिट नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, वर्क कैसे होता है, ये जो टॉलरेंस हमें दिया हुआ है, जैसे हमारे पास न्यूटन मेथड में होता था 10⁻⁴ कि वो लेवल अचीव करना है, तो इस टॉलरेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उस वक्त तक आपने 10 आइट्रेशन फाइंड करके लानी है इसकी। 10 आइट्रेशन जब आप फाइंड कर लेंगे, यू विल सी के आंसर्स हैं वो इनको अप्रोच कर रहे होंगे। x1 1 को अप्रोच कर रहा होगा, x2 2 को, x3 -1 को, और x4 1 को अप्रोच कर रहा होगा। ये आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा जब आप 10 आइट्रेशंस करोगे। अगर आप ये होमवर्क नहीं करोगे तो आपको ये थ्रू आउट ये वाला प्रॉब्लम जो है हमारा, ये सारे के सारे मेथड्स आगे यूज होने हैं। ये डायरेक्टली मे भी शायद आपसे पेपर में ना पूछे जा रहे हो, लेकिन पेपर में जो प्रॉब्लम पूछी जाएगी उसमें आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जाके। फिर तो अगर आपको ये मेथड ही नहीं आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे फिर आप। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मेथड्स इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन जो मेजर स्टेप है आप लोगों का वो है कि प्रैक्टिस करना है। एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना भी काफ़ी नहीं है, कैलकुलेटर से आपको हाथ से गुजारने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चन, तो आप इसको पेपर में आसानी से कर सकोगे। फिर जी बेटा, कोई और क्वेश्चन है इसके हवाले से तो अभी भी पूछ सकते हैं, आप बाद में भी पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है बेटा, इंशाल्लाह
कोई बात हो तो आप उसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे मे भी शायद उस वक्त आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आने शुरू हो जाएं। ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड की हुई है, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। तो आप इसको, अगर किसी को आवाज़ का प्रॉब्लम था या इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हो।